बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 8 के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ है। लास्ट लेक्चर में हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ रहे थे। वेपर प्रेशर क्या चीज़ है, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा सा वेपर प्रेशर की तरफ चलते हैं। लास्ट टाइम मैं बता रहा था कि हमारे पास अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है, अब ये हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या करते हैं जी, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं और वो एक ऐसे कंटेनर में है जिसका कंटेनर के ऊपर लिड है। लिड यानी ढक्कन, ऊपर से कंटेनर बंद है और हम क्या करते हैं, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। उससे पहले लेक्चर में मैं बता रहा था कि हमारे पास जो कंटेनर में लिक्विड है उसके तमाम जो मॉलिक्यूल हैं, तमाम पार्टिकल्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो होती है, कुछ की एवरेज होती है और कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है। मैं कहता हूँ जो बॉटम में हमारे पास किसी कंटेनर के बॉटम में जो हमारे पास होंगे मॉलिक्यूल, उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी। अब हम क्या करते हैं, हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। हीट करेंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल के दरमियान क्लूजन स्टार्ट हो जाएगी। क्लूजन स्टार्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाले जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है इन मॉलिक्यूल को या एनर्जी इन मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेंगे। ये मॉलिक्यूल जब सरफेस के ऊपर जाएंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जब ये वेपर्स निकलेंगे ये इस लिड के साथ टकराएंगे। टकराने के बाद ये वेपर जो है वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, टकरा के वापस आएंगे, ये उसी लिक्विड के ऊपर, यानी जो वेपर्स निकल रहे हैं वो उसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। ये तो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं हमारे पास एक और केस है, सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, कंटेनर है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्स्ट केस में हमारे पास ऊपर लिड है यानी ढक्कन बंद है कंटेनर का। सेकंड केस में हमारे पास ढक्कन बंद नहीं है। मैं कहता हूं कि वही इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वही वेपर प्रेशर हमारे पास उसी तरह से क्रिएट हो रहा है। अब वेपर जो है वो लिक्विड के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज नई ऐड कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन, अगर सिंपल मैं कहूँ कि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस का एक इन्वेलप है और वो गैसेस क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर का प्रेशर, गैसेस का प्रेशर, एयर का प्रेशर। अब क्या होगा, यहां से मैं कहता हूं टेम्परेचर हमारा क्या है, लिक्विड ही है हमारे पास। अब टेम्परेचर हमारा क्या है, मैं कहता हूं कि हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, वेपर्स निकल रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक, दो हमारे पास चीजें, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर और एक वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड का होगा, एक्सटर्नल प्रेशर जो एयर का है उसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी। अब वहां से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर यानी गैसेस भी इसके ऊपर क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। वो इन मॉलिक्यूल्स को एयर में नहीं जाने दे रही, रोक रही है, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, अब हम टेम्परेचर 50 से 60 कर देंगे तब भी बात नहीं बनेगी लिक्विड की, यानी वाटर की तब भी बात नहीं बनेगी। वो एयर में नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उनका वेपर प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर से कम है। हम टेम्परेचर और इंक्रीज कर देते हैं, 70 कर देते हैं, 80, 90, अभी भी क्या होगा कि हमारा जो लिक्विड यानी वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। वेपर जो है वो एयर में शामिल नहीं हो रहे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस करेंगे, नीचे हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या होगा कि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा और वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो हम तब कहते हैं कि हमारा वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या कहते हैं,
बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जांपल क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फैक्टर्स यानी कौन कौन से अवामिल ऐसे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास है नेचर ऑफ लिक्विड। लास्ट टाइम भी हम पढ़ रहे थे कि लिक्विड के नेचर में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास पोलर एंड होते हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी कि पोलर मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास वाटर है, इसके पास पोलर एंड है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव पोलैरिटी है वाटर के मॉलिक्यूल में, ठीक है। अच्छा, पोलर लिक्विड जितने भी हैं उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। अब उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि पोलर लिक्विड जितने भी हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। क्या मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ये वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तो इसका मतलब है कि वो देर से इवेपोरेट होगी, देर से इवेपोरेट होगी तो वेपर प्रेशर भी उसका कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो वो ज्यादा टेम्परेचर देने से एक्सटर्नल प्रेशर की क्या होगा, वो इक्वल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि पोलर जो लिक्विड है उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। उन जितनी लेट वो जितनी देर से वो उनके ब्रेक डाउन होंगे मॉलिक्यूल, उतना जो है उनके वेपर भी देर से बनेंगे और वेपर प्रेशर भी उनका कम होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं पोलर लिक्विड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर। अगर हम नॉन पोलर लिक्विड की बात करते हैं, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, पोलर लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास वाटर है, नॉन पोलर लिक्विड की बात करते हैं तो हमारे पास क्या चीज है, अल्कोहल। अल्कोहल जो है उनके मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, यानी अगर हम टेम्परेचर कम दे रहे हैं तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो ज्यादा जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से वो क्या करेंगे, अपना वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर कर लेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि नॉन पोलर लिक्विड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। आगे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो वही बात जो मैंने पहले दोहराई है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है जैसे वाटर है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनके मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो इसीलिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाई हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। जैसे वाटर है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है, स्ट्रांग है। और अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78.6 डिग्री सेल्सियस। आगे तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। अभी हमने एक्सटर्नल प्रेशर की बात की है, ये वाला एक्सटर्नल प्रेशर यानी जो आप कह सकते हो एयर का या गैसेस का प्रेशर। अब ये तो सिंपल हमें नजर आ रहा है कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा देर से वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, यानी ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी। किसके लिए ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी? इस वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल लाने के लिए, ठीक है। ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लाने के लिए। इसीलिए क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी, यानी टेम्परेचर ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हमारे पास क्या नाम है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। यानी हम बॉइलिंग पॉइंट को एक्सटर्नल प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास फिनोमेना कहाँ पे यूज होता है, प्रेशर कुकर में
क्यों, कैसे यूज होता है प्रेशर कुकर में? प्रेशर कुकर की लिड ऊपर से बंद होती है, इसका मतलब है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? प्रेशर ज्यादा क्रिएट होने लग जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल बाहर निकल नहीं रहा है, वही मॉलिक्यूल उसी लिक्विड के ऊपर वेपर प्रेशर जो है प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी उसका इंटरनल वेपर प्रेशर ज्यादा है, और उससे क्या हो रहा है कि उनको ज्यादा हीट मिल रही है, जिससे कोई भी चीज जो है वो उसके अंदर आसानी से हम पका सकते हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। फ्रीजिंग पॉइंट छोटा सा टॉपिक है, वही फिनोमेना दोबारा मैं लेता हूँ कि कंटेनर है, कंटेनर के अंदर लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है लिक्विड की, मॉलिक्यूल जो है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, कोलिजन हो रही है मॉलिक्यूल के दरमियान। गैस की निस्बत वैसे लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं लिक्विड में। अब क्या कर रहे हैं हम, इस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हैं। जैसे ही हम अपने लिक्विड का टेम्परेचर कम करेंगे तो ये मॉलिक्यूल जो है इनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने लग जाएगी, यानी आप ऐसे कह लो कि उनकी जो कोलिजन है, उनकी जो मोशन है वो कम होने लग जाएगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल के दरमियान गैप कम होने लग जाएगा, यानी क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, कूल करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो स्टिल यानी एक जगह पे साकन हो जाएंगे, वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। एक वक्त ऐसा आएगा जिसमें लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, अगर हम इसको ठंडा कर रहे हैं, आपको मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा वेपर बनते हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। अगर हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं किसी भी चीज का, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसे आएगी कि वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि सॉलिड जो है, यानी अगर आप कह सकते हो कि जो बर्फ है हमारे पास, उसका वेपर प्रेशर ना होने के बराबर है, यानी निग्लिजिबल है, बिल्कुल कम है, आप ऐसे कह सकते हो उसका वेपर प्रेशर बिल्कुल लो है। तो लिक्विड और सॉलिड जो है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। एट दिस टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट, लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड और सॉलिड को एग्जिस्ट मीन इकट्ठे, किसी दो चीजों का एक जगह पे इकट्ठे पाया जाना, उसको हम कहते हैं को एग्जिस्ट। क्या मतलब है कि अगर हमने पानी को रखा है, फ्रीजर के अंदर रखा है, किसी बर्तन में रख के हमने पानी को फ्रीजर में रख दिया है, अब क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे कम हो रहा है, क्योंकि फ्रीजर में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आएगा तो हमारे पास उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड के होंगे और कुछ मॉलिक्यूल उसमें सॉलिड के, यानी हमारे पास कुछ हद तक लिक्विड है उसके अंदर और कुछ हद तक सॉलिड है। यानी अब वो क्या हो गया, टेम्परेचर, मैं कहता हूं कि वो लिक्विड का, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा तब, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वो टेम्परेचर है जिसपे कोई चीज बर्फ में तब्दील होना शुरू हो जाती है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। अब 0 डिग्री पे वो अमल जो है वो शुरू हो गया, और आमतौर पे आपने देखा होगा कि फ्रिज का हम टेम्परेचर 0 डिग्री नहीं रखते, बल्कि 4, 5, 6, 8 इतने डिग्री सेल्सियस रखते हैं ताकि बर्फ जो है वो अच्छी तरह से बन जाए। तो ये वो टेम्परेचर है जिसपे लिक्विड और सॉलिड जो है वो इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। आप फ्रीजर का दरवाजा खोल के देख लो, जब आप रखते हो थोड़ी देर बाद आप देख लो कि उसके अंदर कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, यानी कुछ हद तक हम लिक्विड को देख सकते हैं और कुछ हद तक उसके अंदर हम सॉलिड को देख सकते हैं, दोनों चीजें पाई जाती हैं, लिक्विड और सॉलिड। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, उसकी एग्जांपल ही मैं ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर हम वो जो बर्तन है उसको बाहर निकालेंगे तो वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, अगर उसी बर्तन को हम दोबारा फ्रीजर में रख देंगे तो वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो हम कह सकते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये अमूमन शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है फ्रीजिंग पॉइंट वाला, और ये बॉइलिंग पॉइंट वाला लॉन्ग भी पूछ सकते हैं, डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड। तो ये था आज का टॉपिक, होप सो आपको समझ में आएगा।
शिट